ठीक है, नमस्कार आपको, गुड मॉर्निंग। तो आज का जो सेशन है एसी थ्योरी का चल रहा है। एसी थ्योरी के जो पिछले वाले सेशन में आप लोगों ने पढ़ा है कि जितना पढ़ लिया है उससे आगे हम आज शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया था पिछले वाले सेशन के अंदर, जैसे अपने प्योर रेजिस्टिव था सर्किट, इंडक्टिव सर्किट और जो कैपेसिटिव सर्किट हमने कंप्लीट कर लिया था पिछले सेशन के अंदर। और आज उससे आगे हम चलते हैं। जो हमारे पास जो सर्किट होता है उस सर्किट के हिसाब से बात करते हुए आगे इसी टॉपिक को हम बढ़ाते हुए चलते हैं। तो जैसे हमारे पास सर्किट है, जैसे RL होता है, RC होता है, RLC होता है। ठीक है, तो उन्हीं को हम आज तीनों टॉपिकों को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे उसको पढ़ेंगे समझते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हमारा जो चैप्टर है एसी थ्योरी, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, उसको प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत। देखिए ये जो चैप्टर चल रहा है थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, लेकिन आप लोगों को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में इसी चैप्टर में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा, जिसमें हमारे पास है RL सर्किट। ठीक है, क्या है RL परिपथ। देखिए RL परिपथ का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इस चीज को समझिए कि R क्या है और L क्या है। देखिए जो चीजें R और L आप लोगों ने पिछले वाले सेशन के अंदर आप लोगों ने पढ़ा है कि जैसे इंडक्टर को हम किससे डिनोट करते हैं, L से करते हैं, और प्रतिरोध को किससे करते हैं, R से करते हैं ना। और जो कैपेसिटर होता है उसको C से डिनोट करते हैं। ठीक है, उन्हीं का श्रेणी और समांतर और मिश्रित क्रम संयोजन की बात करते हैं। तो हमारे पास क्या आता है RL, RC और RLC, यानी कि तीनों को एक साथ मिलाकर क्या कर देते हैं, सर्किट तैयार किया गया है। क्या किया गया है, सर्किट तैयार किया गया है कि जैसे हमारे पास R को भी मिला दिया और L को भी मिला दिया, यानी कि प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में क्या लगा दिया गया, एक इंडक्टर लगा दिया गया। क्या लगा दिया गया, इंडक्टर लगा दिया गया। उसके सर्किट को हम आगे की ओर क्या करते हैं, उसको सप्लाई दी जाती है। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास ये है सर्किट बनाइए। पहले तो आप R का मतलब क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस, तो इसका मतलब हमने क्या बना दिया, एक रेजिस्टेंस बना दिया, जो हमारे पास क्या है R है, समझ में। और दूसरा हमारे पास इंडक्टर है। इंडक्टर को हम किससे डिनोट करते हैं कि जैसे मान लिया कि हमने प्रतिरोध को R इस प्रकार से कर रहे हैं। ठीक है, और जो कैपेसिटर को हम इस प्रकार से इसको डिनोट करते हैं C, और ये R हो गया। और इंडक्टर को हम क्या करते हैं, कुंडली के रूप में इसको क्या करते हैं, प्रदर्शित किया जाता है, जिसको L लिखा जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से मैं इसको श्रेणी क्रम में क्या लगा देता हूँ, एक कुंडली लगा देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया, ये इंडक्टर या प्रेरक बन गया। अच्छा, एक बात और है यहाँ पे कि इंडक्टर को किससे डिनोट किया हमने, L से किया, जिसका हमारे पास क्या है, प्रेरक। क्या है ये, प्रेरक, और ये क्या है, प्रतिरोध। समझ में आ गया। देखिए प्रतिरोध को और जो इंडक्टर है, प्रेरक को हमने श्रेणी क्रम संयोजन में उसको क्या कर दिया गया, संयोजित कर दिया गया। ठीक है, और यहां से हमने क्या दे दी, एसी सप्लाई इसको प्रदान की जाती है। ठीक है, अच्छा देखिए इसके बाद में यहां से एक सवाल और बनता है कि जो प्रेरक होता है, प्रेरक की इकाई क्या होती है, प्रेरक को हेनरी होती है। ठीक है, जो हेनरी होती है, हेनरी किसकी इकाई होती है, प्रेरक की होती है। ठीक है, और जो हमारे पास जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, ओम होती है। ठीक है, और एक होता है हमारे पास कैपेसिटर यानी सांधारित्र। सांधारित्र की इकाई क्या होती है, बताइए। हाँ, क्या होता है, फैराडे। ठीक है, क्या होती है, फैराडे। तो इन चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। और एक चीज और आएगी इसके अंदर, क्या आएगी, प्रतिबाधा।
प्रतिबाधा। अब प्रतिबाधा को किससे डिनोट किया जाता है? जेड से करते हैं, ठीक है। और प्रतिबाधा की जो इकाई होगी वो क्या रहेगी? ओम रहेगी, ठीक है। इन चीजों के बारे में हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए अब इसका सर्किट डायग्राम हमने बनाया। अच्छा, इसके बाद हम बनाते हैं फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम की अगर बात करते हैं हम यहाँ पे, तो फेजर डायग्राम कैसे बनेगा? इसके अंदर क्या होता है कि जैसे वोल्टेज और जो धारा होती है दोनों राशियां होती है, ठीक है। वो क्या होती है? 90 डिग्री लैग करती है वोल्टेज से। जो धारा होती है, फेजर डायग्राम और सर्किट डायग्राम में क्या अंतर होता है? फेजर डायग्राम के अंदर ये चीजें होती हैं कि जैसे हमने जैसे बोल दिया कि राशियां हमारे पास कौन कौन सी होती है? एक तो वोल्टता होती है और एक धारा, और एक होती है धारा, ठीक है। अब इन दोनों में मतलब क्या होता है कि जैसे फेजर डायग्राम में हमने बोला कि आरएल सर्किट के अंदर जो वोल्टता है और जो धारा है वो 90 डिग्री क्या करेगी? लैग करेगी। ये धारा है यानी कि वोल्टेज से क्या आई है? 90 डिग्री पीछे की तरफ आई है, ठीक है। तो ये एक फेजर डायग्राम के अनुसार इसको समझाया जाता है कि वोल्टेज और धारा, यानी कि वोल्टेज आगे है या धारा आगे है, ठीक है। वो एक डायरेक्शन दिया जाता है इसके अंदर कि ताकि हम उस चीज का एक पता लगाया जा सकता है कि वोल्टेज कितना डिग्री लैग कर रही है, कितने डिग्री लीड कर रही है, धारा लीड कर रही है या लैग कर रही है, ठीक है ना। तो ये चीजें आप लोगों को क्या करना है इसको फेजर डायग्राम के अनुसार। और सर्किट डायग्राम क्या होता है कि सर्किट के अंदर जो चीजें हम लगा रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने आर लगाया और एल लगाया, इन दोनों को क्या किया? हमने जोड़ दिया है। किस क्रम में जोड़ा है? श्रेणी क्रम में जोड़ा है। और उसको क्या दिया? हमने सप्लाई दी है, ठीक है। क्या दी? उसको सप्लाई दी है। और सप्लाई देने के बाद में जो चीजें चल रही है वो प्रॉपर तरीके से चल रही है। लेकिन एक फेजर ये चीज होते हैं, उसको एक प्रदर्शित किया जाता है कि ताकि वो कितना तो लैग कर रही है और कितनी लीड कर रही है, कि वोल्टेज से कर रही है या धारा से कर रही है, समझ गए। तो ये चीज हम बोलते हैं इसको फेजर। तो ध्यान रखना, जो हमारे पास क्या होता है आरएल सर्किट के अंदर हमेशा क्या होता है कि वोल्टता धारा से 90 डिग्री क्या करती है? पश्चिमगामी होती है, पीछे की तरफ होती है 90 डिग्री। कितने डिग्री? 90 डिग्री लैगिंग करती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लैगिंग करती है तो हमारे पास क्या होता है कि V बराबर क्या होता है? जैसे मान लिया कि VL हो गया, एक हो गया VR होता है, क्योंकि यहाँ पे हम RL की बात कर रहे हैं ना। एक R होगा, ठीक है, और एक L होगा, एक R होगा। टोटल हमारे पास क्या होगा? V होगा, ठीक है। क्या होगा? V होगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे R और L पढ़ रहे हैं ना। तो दोनों के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, जैसे मान लिया इसके बीच में कौन सा ड्रॉप होगा? VR होगा। और इसके बीच में VL ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, V होगा। जैसे श्रेणी क्रम में हम जोड़ते हैं ना, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम आप लोगों ने पढ़ा है। तो श्रेणी क्रम के अंदर अगर श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस को लगाया जा रहा है तो दोनों के बीच में जो गैप होता है, जैसे मान लिया कि यहाँ से हम रेजिस्टेंस लगाया, ठीक है, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। तो इन दोनों के जो बीच में हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप होगा, VR1 हो गया, VR2 हो गया। तो ये हमारे पास क्या है? एक वोल्टेज ड्रॉप है ना। तो उसी प्रकार से इन दोनों के बीच में हमारे पास जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, एक VR होगा और एक VL होगा। तो टोटल हमारे पास क्या है? V है। तो पूरी सप्लाई हमारे पास क्या है? V है, नहीं है? है ना। उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे पास दोनों का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा VR प्लस VL, ठीक है। ये VR स्क्वायर और VL स्क्वायर की बात करते हैं हम, तो हमारे पास क्या होता है? जैसे ओम के नियम के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो V बराबर क्या होगा? बताइए। IR होगा ना। देखिए यहाँ पे V बराबर क्या होता है? IR होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात R की कर रहे हैं ना, यहाँ में R लिख दिया। उसी प्रकार से हमने क्या लिखा है? VR प्लस VL, ठीक है। तो V बराबर क्या लिख सकते हैं हम? IR लिख सकते हैं ना। इसी प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं इसको? V की जगह क्या है यहाँ पे? IR लिख रखा है ना। तो हम इसको कोष्टक में लिख सकते हैं कि ये R हो गया। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो इसको दूसरे तरीके से समझिए इसको। यहाँ पे एक चीज और आप थोड़ा समझिए कि V बराबर हमने IR लिखा है ना, तो यहाँ पे हम एक इम्पीडेंस की बात, प्रतिबाधा की बात करेंगे। हम प्रतिबाधा की बात करते हैं यहाँ पे Z, ठीक है। तो हम Z का जो मान है ना वो R की जगह रखेंगे। हम किसकी जगह रखेंगे? हम R की जगह रखेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि क्या लिखेंगे कि V बराबर क्या होता है? IZ होता है कि नहीं होता है?
होता है ना। अच्छा एक बात और होता है, तो वी आर है हमारे पास, तो वी आर हमारे पास है तो जेड बराबर क्या होता है, जेड बराबर हमने एक फॉर्मूला लिख रखा था, तो बताइए थे क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिख रखा है ना हमने, लिख रखा है ना। उसी प्रकार से हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आर की जगह लिख रखा है मैंने, ये यहाँ से इसको मैंने कोष्टक कर दिया, यहाँ आई कर दिया, इसको भी कोष्टक में कर दिया और यहाँ आई लिख दिया, तो ये हमने पूरा फॉर्मूला इसका कंप्लीट हुआ। तो आई से आई कटा है यहाँ से, तो हमारे पास बचा क्या है यहाँ पे, जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये चीजें लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। तो इसी चीज को हम कह सकते हैं कि जेड बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्स। एक्स का मतलब क्या है, जो प्रतिबाधा है हमारे को एक्सएल, इंडक्टर की बात कर रहे हैं, इंडक्टर की बात कर रहे हैं तो एक्सएल हो सकता है, नहीं हो सकता। अच्छा दूसरी बात एक्सएल का स्क्वायर। अच्छा एक चीज और नोट करिए यहाँ पे कि जैसे हमारे पास एक्सएल होता है, एक्सएल बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ एल होता है, नहीं होता है, होता है ना। तो ये चीज भी आप लोगों को याद रखनी है कि किसी भी प्रकार से इसका सवाल आ सकता है। तीसरी बात यहाँ पे ये आती है कि एक cos फाई होता है, क्या होता है, cos फाई होता है, तो वो हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करता है, आर अपॉन जेड के ऊपर डिपेंड करता है। ये सवाल आया हुआ है, ठीक है, आर अपॉन जेड के। और जैसे हम लिख सकते हैं कि आर बटा जेड का मान हमारे पास क्या है, यहाँ पे जेड का मान हमारे पास क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्स लिख सकता हूँ ना, का रूट हो सकता है। तो ये चीजें भी आप लोगों को फॉर्मूले के अनुसार इसको सवाल को करना है। यहाँ से एक सवाल आप लोगों को देखने को मिलता है यहाँ से कि पावर फैक्टर का जो मान होता है, इसको हम पावर फैक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पावर फैक्टर, ठीक है। तो हम cos पाई, तो यहां तक क्लियर है। एक तो हमारे पास फेजर और सर्किट के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, ठीक है। उतार लिया, देखिए इसको समझिए दोबारा से, कि टॉपिक ऐसा ही है, तो उसमें थोड़ा सा समझने की बात यहाँ पे ये आती है कि जो टॉपिक हमारे पास है आरएल सीरीज सर्किट है, यानी कि आरएल श्रेणी परिपथ। इसका मतलब क्या होता है कि आर को और एल को क्या कर देंगे, हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। किस क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। अब ये चीजें आप लोगों को पता है कि श्रेणी क्रम में जोड़ने से हमारे को क्या फायदा है, क्या नुकसान है, क्योंकि हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ने से वोल्टेज का जो मान होता है वो क्या होता है, कम होता है, बढ़ता है वोल्टेज धारा का मान कम, धारा तो हमेशा समान होती है श्रेणी क्रम में, और वोल्टेज अलग अलग होती है ना। प्रत्येक परिपथ के अंदर क्या होती है, वोल्टेज अलग अलग होती है। जैसे हमने एल लगाया है, एल के अंदर वोल्टेज ड्रॉप अलग होगा, और किसके अंदर, आर के अंदर अलग होगा, एल के अंदर अलग होगा। तो इसी प्रकार से हमने सर्किट डायग्राम के अनुसार इस चीज को समझा है कि आर सर्किट लगाया है और एल सर्किट लगाया है, दोनों के बीच में वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, अलग अलग मान हुआ है, वी आर और वी एल, क्लियर। तो इन दोनों के बीच में जो हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप हुआ है वो वी आर और वी एल हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों को हम क्या कह सकते हैं, फेजर डायग्राम के अनुसार समझा है कि वी एल और वी आर, ठीक है। इन दोनों के जो बीच का जो अंतर होता है, जो हमारे पास क्या होता है, थीटा के बराबर होता है, यानी टोटल वी होता है हमारे पास। या दूसरे सर्किट में हम समझते हैं कि प्रतिबाधा से भी इसको समझ सकते हैं कि आर को हम जेड से भी इसको डिनोट किया जा सकता है, ठीक है। प्रतिबाधा को भी हम इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। तो जेड बराबर हमारे पास करता है और आर और एक्सएल, यानी कि एक्स होता है, ठीक है। तीसरे फेजर डायग्राम से भी हम समझ सकते हैं, तो हमने पढ़ा था त्रिभुज वाला पढ़ा था ना, एपरेंट पावर, रिएक्टिव पावर और एक्टिव पावर। इन तीनों के हम हिसाब से भी इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो एस क्या होता है हमारे पास, एपरेंट पावर, और पी क्या होती है, एक्टिव पावर, और तो क्यू क्या होती है, रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर का जो सूत्र होता है क्या होता है, क्यू बराबर वी आई साइन थीटा, यही होता है ना, साइन फाई, सॉरी साइन फाई। और जो पी बराबर क्या होता है, वी आई कॉस फाई, यही होता है ना। और जब हमारे पास एस होता है, एस क्या होता है, वी और आई। वी और आई को इकाई क्या होती है, एपरेंट पावर, वोल्ट एम्पियर, हाँ सॉरी वोल्ट एम्पियर होती है ना। और जो हमारे पास जो पी होती है, यानी कि वास्तविक शक्ति,
क्या होती है एक्टिव पावर, वाट। वाट। और जो हमारे पास जो क्यू बराबर क्या होता है वी आई, तो हमारे पास क्या हो गया वोल्ट एम्पियर। वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। यहाँ तक क्लियर? तीनों चीज हमारे पास फेजर डायग्राम के अनुसार इस चीज को हमने समझा है। अब देखिए फेजर के हिसाब से हम बात करते हैं कि हमारे पास जो वी स्क्वायर बराबर वी आर प्लस वी एल, इन दोनों का जो वोल्टेज ड्रॉप है इसको स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे हमारे पास क्या होता है V बराबर क्या है, हमने स्क्वायर V का स्क्वायर हटाएंगे तो हमारे पास क्या लगेगा, रूट लग जाएगा, लगता है ना। तो हमने इसका क्या लगा दिया, इसका रूट लगाया, ठीक है। अब हमने देखा है कि V बराबर आई जेड भी होता है, वी आर बराबर आई आर होता है और वी एल बराबर आई एक्सएल भी होता है। तो हमने V बराबर V का मान हमारे पास क्या रखा है, हमने आई जेड, यानी कि आई और जेड का मान हमने रख दिया है, ठीक है। वी आर का मान हमारे पास क्या होता है, आई आर, तो वी आर का मान हमने आई आर स्क्वायर रख दिया। इसी प्रकार से वी एल का मान हमारे पास आई एक्सएल होता है, तो आई एक्सएल स्क्वायर का हमने रख दिया। तो आई से आई कटा है यहाँ से, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा है, जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर का रूट, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर? ये सवाल, ये फॉर्मूला है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला जो निकल के आया है, यहाँ से एक सवाल या न्यूमेरिकल का सवाल आप लोगों को देखने को मिलेगा। वहां से क्वेश्चन बन सकता है कि प्रतिरोध का मान तो हमारे पास इतना इतना दिया हुआ है, यानी 10 ओम दे दिया और एक्सएल का मान दे दिया उसने 20 ओम, तो उसकी प्रतिबाधा का मान क्या होगा, हो सकता है ना। तो जैसे हम उसका एक न्यूमेरिकल देख सकते हैं, जैसे मान लिया प्रतिरोध का मान 10 ओम दे दिया और जो हमारे पास एक्सएल का मान भी कितना दे दिया, 20 ओम दे दिया, तो इन दोनों का तो स्क्वायर होगा, ठीक है। तो हमारे पास कितना होगा, 10 का 10 कितना होता है, 100 प्लस 20 का कितना होता है, 400, ये होता है ना। तो हमारे पास इन दोनों का क्या हो जाएगा, रूट 500। 500 का रूट कितना होता है, जो भी आंसर आता है तो हमारे पास क्या आएगा, जेड बराबर आएगा। क्लियर? इस प्रकार से क्या हो सकता है, एक सवाल आ सकता है, आपको देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं कि धारा का जो मान होता है आई बराबर, क्योंकि V का मान तो हमने निकाल लिया, इसी प्रकार से आई का मान निकालते हैं तो आई बराबर क्या होता है, V अपॉन आर होता है। आई बराबर क्या होता है, V अपॉन आर होता है ना। आर का मान हम क्या रख रहे हैं, जेड रख रहे हैं ना। यस सर। आर का मान क्या रख रहे हैं हम, जेड रख रहे हैं। तो आई बराबर क्या होगा, V अपॉन जेड, क्योंकि V अपॉन जेड का मान हमारे पास क्या है, हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर होता है ना। इस प्रकार से हम जेड का मान क्या रख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का मान रख सकते हैं, ठीक है। पावर फैक्टर का जो मान होता है, यानी कि शक्ति गुणांक या कॉस पाई बराबर क्या होता है, ये सवाल आया हुआ है, ध्यान रखना। यहाँ से ये सवाल आप लोगों को मिलेगा कि पावर फैक्टर का जो कॉस पाई बराबर क्या होता है, ऑप्शन में दे देगा जेड अपॉन आर, आर अपॉन जेड, आर अपॉन पी, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को क्या करना है, आर अपॉन जेड ही करना है कॉस पाई बराबर, ठीक है ना। तो ये चीजें आप लोगों को अच्छी तरीके से याद करनी है। क्लियर? अब देखिए ये चीजें हमारे फर्स्ट में बता दिया था हमने आपको, इसकी परिभाषा हमने लिख ली कि प्रतिरोध तथा प्रेरक, यानी कि प्रतिरोध हमारे पास ये है और प्रेरक हमारे पास एल है। इन दोनों का जो युक्त जो परिपथ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आरएल परिपथ बोलते हैं, यानी आरएल सर्किट बोला जाता है, ठीक है। ये चीजें भी आप लोगों को बता दिया कि आरएल परिपथ में धारा वोल्टता से क्या होता है, यानी फाई कोण, थीटा कोण क्या होता है, पश्चिमगामी होता है। क्या होता है, पश्चिमगामी होता है। तथा फाई का मान, थीटा का कोण क्या होता है, मतलब प्रतिरोध और प्रेरक के ऊपर क्या करता है, निर्भर करता है। यानी कि ध्यान रखना चाहिए, आप प्रेरक की बात करो, चाहे कैपेसिटर की बात करो, चाहे प्रतिरोध की बात करो, तो हमेशा दोनों जो सर्किट हम तैयार कर रहे हैं उन सर्किट के ऊपर क्या करेगा, कार्य करेगा, निर्भर होगा, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? इसमें कोई किसी को डाउट? हाँ भाई पीछे योगेश, क्लियर, समझ में आ गया ना। तो ये था हमारे पास आरएल सर्किट, यानी कि श्रेणी क्रम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, यानी कि उसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ये चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए कि ये चीजें कहाँ से आई है, ठीक है ना। ये चीजें आप लोगों को तो पिछले वाले जो चैप्टर था उसमें आप लोगों को पढ़ा दिया गया था, ठीक है। और आप लोग नहीं देखे हो तो अपने जो चैनल है उस चैनल के ऊपर जाइए और इस क्लास को देखिए, ठीक है ना। देखोगे तो श्रेणी और समांतर वाली बात है, तो वो आप लोगों को वहां से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो चले आगे। तो अब आगे चलते हैं आरसी सीरीज सर्किट, आरसी सीरीज सर्किट, ठीक है। दूसरा हमारे पास है आरसी सीरीज सर्किट, आरसी सीरीज सर्किट, यानी कि आरसी श्रेणी परिपथ। देखो ध्यान से समझना इस चीज को आप भी।
ठीक है। देखिए हम इसका सर्किट डायग्राम तैयार करते हैं। देखिए सबसे पहले सर्किट डायग्राम तैयार करने से पहले हमारे को ये देखना है कि जैसे हमारे पास आर लगा हुआ है, बातें नहीं हुई पीछे, ये आर लगा हुआ है, इसको हम आर से डिनोट करते हैं प्रतिरोध, ठीक है। और दूसरा हमारे पास सी है, जिसको कैपेसिटर सांधारित्र, दोनों जो डंडे बराबर होते हैं वो हमारे पास कैपेसिटर होता है। इसी प्रकार से हमने ये पूरा सर्किट तैयार कर दिया है, यहाँ से हमने इसको सप्लाई प्रदान की है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वही बात आती है, यहाँ पे इन दोनों के जो बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा क्या होगा, वी आर होगा, नहीं होगा, होगा। और इसी प्रकार से हमारे पास क्या होगा, वी सी होगा, नहीं होगा। तो दोनों के बीच में क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, कैसा सर्किट है, यहाँ पे श्रेणी प्रकार का है। अगर समांतर होता है तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है, क्योंकि वहां पे वोल्टेज क्या होती है, समान होती है। क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज अलग अलग होती है श्रेणी क्रम में, क्योंकि वहां पे धारा क्या होती है, अलग अलग होती है। प्रत्येक सर्किट के अंदर क्या होती है, धारा अलग अलग होती है और वोल्टेज समान होता है। इसी प्रकार से हमने क्या किया, यहाँ पे सर्किट तैयार किया है। देखिए यहाँ पे सर्किट तैयार करने से हमने लिखा कि प्रतिरोध तथा सांधारित्र के मान को प्रभावित करता है, ठीक है। क्या करता है, प्रभावित करता है। और प्रभावित करने के बाद में जैसे हमने फेजर डायग्राम बनाया था, उसी प्रकार से फेजर डायग्राम तैयार करते हैं। इसकी पढ़ दीजिए भाई। ठीक है, तो ये जो आरसी सर्किट सीरीज सर्किट था, आरसी सीरीज सर्किट के अंदर हमें श्रेणी क्रम में जो जोड़ा गया है, यानी कि आर को प्रतिरोध और सी को कैपेसिटर कहा गया है। तो इन दोनों का जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आरसी सर्किट कहा जाता है, ठीक है। यानी कि प्रतिरोध तथा सांधारित्र के मान को प्रभावित करता है, उसे हम बोलते हैं आरसी सर्किट बोलते हैं, आरसी परिपथ कहा जाता है, परिपथ कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, आरसी परिपथ कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जैसे हमने आरएल सर्किट के अंदर पढ़ा था कि वहां पे हमारे पास क्या था कि धारा वोल्टता से फाई कोण क्या हो रहा है, पश्चगामी हो रहा था। तो यहाँ पे हमारे पास आरसी के अंदर क्या होगा कि जैसे जो धारा का जो फेज कोण है, फाई कोण है, वो क्या रहेगा, 90 डिग्री अग्रगामी होगा, यानी कि लीडिंग की तरह काम करेगा। क्या करेगा, लीडिंग की तरह काम करेगा। यहाँ पे आरसी परिपथ में धारा वोल्टता से क्या करेगी, अग्रगामी होगी, ठीक है। धारा हमेशा क्या रहेगी, उसके अंदर आगे रहेगी, उसके अंदर धारा पीछे थी, तो यहाँ पे धारा वोल्टता से फाई कोण अग्रगामी रहेगी। वहां पे धारा पीछे थी ना, तो यहाँ पे धारा है वोल्टेज से क्या रहेगी, आगे रहेगी, लीडिंग करेगी। यानी फाई कोण का मुख्य जो निर्भर करेगा, जो ये हमारे पास है, यानी कि पावर है, उस पावर के ऊपर यानी कि दो चीजें निर्भर करती हैं, यानी प्रतिरोध और कैपेसिटर दोनों के ऊपर कार्य करेगा। क्या करेगा, दोनों के ऊपर कार्य करेगा। उसी प्रकार से दोनों के ऊपर क्या होगा, यानी कि प्रतिरोध और सांधारित्र होता है, दोनों के ऊपर क्या करेगा, निर्भर होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे वोल्टेज भी सी है, तो यहाँ पे धारा आगे है ना, यानी कि वोल्टेज नीचे जा रहा है। तो नीचे का मतलब क्या है कि यानी कि धारा है वोल्टेज से क्या कर रही है, लीड कर रही है, यानी धारा आगे है, वोल्टेज पीछे है, ठीक है। तो यहाँ पे VC हो गया। और यहाँ पे एक हम प्रतिबाधा त्रिभुज के अनुसार अगर बात करते हैं तो हमारे पास आर और XC और Z बराबर क्या होता है, हमने वहां पर पढ़ा था, Z बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। तो यहाँ पे RC के बारे में पढ़ेंगे, यानी कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, Z बराबर क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर का रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि जैसे फेजर डायग्राम के अनुसार वोल्टेज ड्रॉप दोनों में हो रहा था, तो हमारे पास V स्क्वायर बराबर VR स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर। जब V स्क्वायर को हटाएंगे तो हमारे पास क्या लग जाएगा, अंडर रूट लगेगा। तो हमारे पास क्या, V बराबर VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। तो हमने आप लोगों को पढ़ा है, अब पिछले वाले में पढ़ा है, तो क्या होगा, V बराबर IZ भी होता है, V बराबर क्या होता है, IR भी होता है, ठीक है। VL बराबर क्या होता है, VL बराबर क्या होता है, IXC भी होता है, C VC के बारे में, VC बराबर IC भी होता है, IXC जिसको हम बोल रहे हैं,
ठीक है, तो हमने लिखा है कि आई जेड बराबर लिखा है तो वी बराबर क्या है, आई जेड भी होता है तो आई जेड लिख लिया, वी आर होता है तो आई आर हमने लिखा, वी सी है तो हमने आई एक्स सी लिखा है ना। इसी प्रकार से हमने इसका आई से आई कट गया, ठीक है, तो बचा क्या हमारे पास जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर का अंडर रूट होगा। तो ये हमारे पास यहाँ से इतने बड़ी समीकरण करते हुए चले हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आया। तो यहाँ से यही सवाल को आपको देखने को मिलेगा। जैसे मान लिया कि किसी सांधारित्र के अंदर 3 माइक्रोफैरड का कोई कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, उसके अंदर 10 ओम का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, उसके अंदर क्या होगा, प्रतिबाधा ज्ञात करनी है। तो क्या होगा यहाँ पे, तो हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर होता है, रूट होता है ना। तो आर का मान कितना है हमारे पास 10 ओम है, तो 10 का स्क्वायर हो गया, प्लस सी का मान हमारे पास कितना 3 माइक्रोफैरड है, तो हमारे पास क्या हो गया, यानी कि हमारे पास 100 प्लस 9, यानी कि टोटल हमारे पास 109 का रूट। तो हमारे पास जितना भी आंसर आएगा तो हमारे पास किसका आंसर आएगा, यहाँ पे जेड बराबर क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, मान आएगा इसका, जो भी इसका रूट लेके निकाल रहा है 109 का, जो भी आंसर आएगा तो जेड का मान आएगा, प्रतिबाधा का आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर धारा का मान अगर ज्ञात करते हैं तो धारा बराबर आई बराबर क्या होता है, वी अपॉन आर होता है ना। तो वी अपॉन आर होता है, वी अपॉन आर होता है, तो हमारे पास क्या होता है, आर का मान हमने क्या लिखा है, जेड लिखा है ना, प्रतिबाधा लिखा है। उसी प्रकार से हमने क्या किया है कि आई बराबर वी अपॉन जेड का मान, जेड का मान हमारे पास क्या है यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर है कि नहीं है। उसी प्रकार से हमने पूरा मान यहाँ पे इसको रख दिया है, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर भी इसका मान रख सकते हैं। और जो पावर फैक्टर होता है फाइव cos फाइव होता है, तो हमारे पास क्या होता है, v अपॉन जेड होता है। ठीक है, और जेड बराबर क्या होता है, cos फाइव बराबर क्या होता है, आर अपॉन जेड का मान हमारे पास क्या है यहाँ पे ये वाला। इस वाले को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो हमारे पास जेड का मान हमारे पास दिया हुआ है, तो जेड का मान लिख सकते हैं, और नहीं है तो हम जेड लिखेंगे। ठीक है, तो P बराबर क्या होता है, वी आई cos फाइव के मान में रखा जाता है। देखिए यहाँ से जो सवाल बनता है, क्या बनता है, सबसे पहले सवाल यहाँ से ये बनता है, यहाँ से, ठीक है, क्या बनता है कि यहाँ से कि आरसी सर्किट के अंदर वोल्टता धारा से कितने अग्रगामी होती है या पश्चगामी होती है, या इकाई होती है या शून्य होता है, अग्रगामी। क्या धारा, वहां पे क्वेश्चन में दे दिया गया कि आरसी सर्किट के अंदर धारा वोल्टता से पश्चगामी होता है, खाली टोटल दे देगा, पश्चगामी है या लीडिंग है या शून्य है या इकाई है। हम क्या करेंगे उसके आंसर में अग्रगामी करेंगे। एक सवाल बन गया यहाँ से, क्लियर। दूसरा सवाल क्या बनता है कि यहाँ से कि आरसी सर्किट के अंदर मुख्यतः किन किन कारकों पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। हमारे पास प्रतिरोध और सांधारित्र के आरसी सर्किट के अंदर, यानी कि हमारे पास सांधारित्र होता है उसके अंदर 2 कारकों के ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है, प्रतिरोध और सांधारित्र। तीसरा सवाल यहाँ से क्या बनता है कि तीसरा सवाल हमारे पास यहाँ से एक न्यूमेरिकल का बनता है, यानी कि जेड बराबर हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर का अंडर रूट होता है। तो यहाँ से यहाँ आप लोगों को भी याद रखना है। तीसरा सवाल हो गया यहाँ से। चौथा सवाल क्या बनता है कि यहाँ से हर सवाल में चाहे आरएल हो, आरसी हो या आरएलसी हो, ठीक है, इसमें सभी में क्या होगा, cos फाइव का जो शक्ति गुणांक होता है, cos फाइव बराबर क्या होता है, r अपॉन जेड होता है, जेड बराबर जेड अपॉन आर होता है, या r अपॉन v होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो आंसर हो क्या होगा, r अपॉन जेड होता है। ये सवाल भी आया हुआ है। तो हमारे पास यहाँ से एक टॉपिक के अंदर से कितने सवाल निकल के आ गए हैं, 4 सवाल निकल के आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जितना भी मतलब ये जो टॉपिक पढ़ाया गया है, इस टॉपिक में से कोई सवाल बाहर नहीं जा सकता अगर आप अच्छी तरीके से पढ़े हो तो। समझ गए बात को, क्योंकि ये आईटीआई का है, आईटीआई का सिलेबस से हम थोड़ा सा लेवल बढ़ा के चल रहे हैं। आईटीआई में ये चीजें इतना लेवल से डीपली से नहीं पढ़ाया गया है, जो बताया गया है, बस ओनली वहां से केवल क्या दिया गया है कि आरसी सीरीज सर्किट के अंदर क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, ठीक है, और कौन कौन से सर्किट को किस क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ से केवल ये सूत्र निकाल कर बताया गया कि सूत्र कहाँ से आया है। ठीक है, तो ये सूत्र भी हम आप लोगों को पता चल गया कि ये सूत्र कहाँ से आया है। समझ में आ गया ना। तो ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि ये सवाल कहाँ से, न्यूमेरिकल कहाँ से निकल के आ रहा है। क्लियर है ना, समझ में आ गया सभी को। ऐसा तो नहीं है कोई जिसकी समझ में नहीं आया हो। दोनों टॉपिक हमारे कंप्लीट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोग भाई इसको नो इंटरेस्ट लेके आप पढ़ रहे हो। ये चीजें आप लोगों को बार बार नहीं पढ़ाई जाएगी। ये चीजें आप लोग यानी अच्छी तरीके से यहाँ क्लियर कर लोगे तो आपके एग्जाम में चीजें आप लोगों को तुरंत कॉपी याद आ जाएगी कि भाई ये सर ने ये पढ़ाया था, तो ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है,
तो यहाँ से जितना भी हमारे पास सवाल बनता है वो चीजें आप लोगों को नोट कर दी गई है। क्लियर? तो चले आगे, अब उतार लिया सभी ने। तो नेक्स्ट इसके बाद में जो टॉपिक है हमारे पास आरएल सर्किट। आरएलसी सर्किट, आरएलसी यानी कि अब देखिए इसको भाई, हमने कैपेसिटर को भी पढ़ लिया है, ठीक है, और इंडक्टर को भी पढ़ लिया है। अब तीनों को जोड़ेंगे हम श्रेणी क्रम में। किसको? तीनों को, यानी कि सी को भी जोड़ेंगे, आर को भी जोड़ेंगे और अरे चुप रही ना यार, तू भी ऐसे देखो भाई, हमारे पास इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था आरसी सर्किट और आरएल सर्किट, ठीक है। श्रेणी क्रम वाली बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम समांतर वाली बात नहीं कर रहे। तो देखिए, आप तीनों को क्या करेंगे, हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, यानी कि आरएलसी सीरीज सर्किट, यानी कि आरएलसी श्रेणी परिपथ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे देखिए कि जैसे आर को हमने जोड़ा है श्रेणी क्रम में और एल को भी जोड़ दिया और सी को भी जोड़ दिया, तो इन तीनों के बीच में हमारे पास क्या है, वोल्टेज ड्रॉप है वीआर, वीएल और वीसी, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था कि आरएल सर्किट के अंदर हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप कौन सा था, वीआर और वीएल था नहीं था। इसी प्रकार से आरसी के अंदर बात करते हैं तो आरसी और एक्सी था। अब तीनों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो आरएलसी के बारे में वीआर और वीएल और वीसी तीनों क्या है, वोल्टेज ड्रॉप है ना। तो हम कह सकते हैं कि प्रतिरोध, प्रेरक तथा सांधारित्र युक्त परिपथ को आरएलसी परिपथ कहते हैं। यानी कि तीनों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ते हो तो तीनों को जोड़ने से हमारे पास कौन सा सर्किट तैयार होता है, कौन सा, आरएलसी सीरीज सर्किट तैयार होता है, जो हमने क्या बनाया है सर्किट डायग्राम के इसके अनुसार इसको समझा है, ठीक है। फिर क्या कहा है कि आरएलसी परिपथ में धारा वोल्टता से फाई कोण अग्रगामी यानी लीडिंग भी हो सकता है या पश्चगामी भी हो सकता है, यानी दोनों दिशाओं में कार्य करती है कौन सी, आरएलसी सर्किट, ठीक है। आरएलसी सर्किट होती है वो दोनों दिशाओं में काम करती है, लीडिंग भी करती है और लैगिंग भी करती है, ठीक है ना। जो इस तीनों के ऊपर अब इससे पहले हमने पढ़ा था कि आरसी के अंदर दोनों के आर और कैपेसिटर के सांधारित्र के अंदर प्रभावित हो रहा था, निर्भर कर रहे थे, और आयल के अंदर एल और प्रेरक के एल और जो प्रतिरोध था उसके ऊपर निर्भर कर रहा था। लेकिन जो आरएलसी सर्किट है, सीरीज सर्किट, वो हमेशा दो ऊपर कार्य करती है, दो के ऊपर निर्भर होती है, इंडक्टर और कैपेसिटर के ऊपर कार्य करती है, ठीक है। क्यों करती है, क्योंकि ये लीडिंग और लैगिंग दोनों दिशाओं में काम करती है, इस वजह से कैपेसिटर और प्रेरक के ऊपर ही निर्भर करती है। तो ये हमारे पास क्या है, इसका फर्स्ट फेजर डायग्राम ये है। दूसरे हम प्रतिबाधा के बारे में इसको समझ सकते हैं, और जो हमारे पास तीसरा है जो ट्रायंगुलर है, पावर ट्रायंगुलर, उसको हम इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। तो यानी कि VL यानी कि हमारे पास क्या है, आगे है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे VL माइनस VC और VR यानी कि I हमारे पास करंट है, तो यानी दोनों दिशाओं में किस प्रकार से काम करती है, इस फेजर डायग्राम के अनुसार इसको हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो प्रतिबाधा की अगर बात करते हैं, Z बराबर क्या होता है, R और L, XL माइनस XC, यानी कि तीनों की बात कर रहे हैं हम, तो हमारे पास R भी हो गया, XL माइनस XC भी हो गया और Z भी हो गया, ठीक है। और पावर ट्रायंगुलर की बात करते हैं, तो पावर ट्रायंगुलर क्या होता है कि S, Q और P के बारे में इसको हम आराम से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको फेजर डायग्राम जो हमने बनाया है, उस फेजर डायग्राम का जो समीकरण है, उस समीकरण किस प्रकार से हमारे को फॉर्मूला सूत्र निकल के आता है, वो कहां से आता है, ठीक है। हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप, हमारे पास क्या, टोटल वोल्टेज हमारे पास क्या है, V होती है, क्या होती है, V। तो हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप क्या है, VR, ठीक है, ये वाला VR, और हमारे पास VL हमारे पास ये इंडक्टर के अंदर, और VC हमारे पास क्या है, यहाँ पे कैपेसिटर के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है हमारे पास क्या होगा, V स्क्वायर बराबर VR स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर माइनस VC का स्क्वायर। अब जब स्क्वायर को हटाते हो तो हमारे पास क्या होगा, V बराबर VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का अंडर रूट स्क्वायर, और दोनों का क्या होगा, हमारे पास अंडर रूट होगा। तो हमारे पास अब हमने पढ़ा है कि दोबारा देख लीजिए इसको, V बराबर हमारे पास क्या होता है, IZ भी होता है नहीं होता है, और VR बराबर क्या होता है हमारे पास, बताइए VR बराबर क्या होता है, अरे VR बराबर एक VC हमारे पास होती है IR, और VC बराबर हमारे पास क्या होता है IXC होती है ना।
तो ये चीजें हम आप लोगों को यहाँ से देख लिया कि यहाँ पे v बराबर आई जेड होता है, तो i बराबर यानी कि इसको हमने i से i काटा है, हमारे पास क्या निकल के है, इस फॉर्मूले के अनुसार इसको हमने यहाँ से रखा है इसको, क्योंकि यहाँ पे VL हमारे पास है, यानी कि VL क्या है यहाँ पे XL और VC क्या है हमारे पास XC। इन दोनों के XL का माइनस XL का जो मान है वो XC का जो मान है, इन दोनों का जो अंतर होगा, दोनों का अंतर होगा। जैसे मान लिया कि XL का मान हमारे पास मान लिया कि 10 है और VC का मान हमारे पास 5 है, तो दोनों में अंतर कितना हो गया 5 का, तो दोनों का रूट क्या हो गया 5, 25 हो गया ना। तो ये पूरा हमारे पास जैसे R का मान 10 दे दिया, तो 10 10 100 हो गए, प्लस 25 हो गए तो 125 हो गए ना। तो पूरे का रूट निकालेंगे तो जो भी मान आएगा वो किसका आएगा, Z का आएगा। किसका आएगा, Z का आएगा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला यहाँ से निकल के इतने समीकरण करते हुए हमारे पास आए हैं, तो हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आया, तो Z बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर का अंडर रूट होता है। ठीक है। और जो पावर फैक्टर होता है या शक्ति गुणांक होता है तो R अपॉन Z होता है। ठीक है, Z का मान हमने ये रख दिया है, तो हमारे पास Z का मान ये है, तो हम यहाँ इस मान को रख सकते हैं, रख सकते हैं ना। yes, तो ये हमारे पास था तीनों सर्किट श्रेणी संयोजन की। ठीक है, RLC सीरीज सर्किट के अंदर हमने पढ़ा है कि RL भी पढ़ लिया, RC भी पढ़ लिया और RLC भी पढ़ लिया, तीनों को हम श्रेणी क्रम वाले डिटेल से इसको आराम से पढ़ लिया है। ठीक है, अब देखिए एक छोटा सा हम वैसे देख लेते हैं कि जैसे इन तीनों का जो सूत्र होता है, सूत्र को नोट करते हैं हम कि हमारे पास जो सूत्र होते हैं उन सूत्रों को हम कैसे याद रख सकते हैं। यस सर। ठीक है, मिटा दो इसको, मिटा दो। देखिए यहाँ से सूत्र देख लीजिए पहले आप, क्योंकि ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है कि बाकी टाइम में अगर मान सक ये चीजें नहीं मिल पाती होता है। बताइए एक बार देखा, Z बराबर क्या होता है, RL सर्किट के अंदर R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर का अंडर रूट, ये सूत्र होता है ना। अच्छा। इसी प्रकार से RC की बात करते हैं हम, तो RC बराबर क्या होगा यहाँ पे, तो Z बराबर क्या होता है, R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर का अंडर रूट, ये होता है। और जो हमारे पास तीनों थे R L और C, तीनों का जो सूत्र होता है Z बराबर क्या होता है, तो हमने अभी पढ़ा है, यानी कि R स्क्वायर प्लस कोष्टक में होगा हमारे पास XL माइनस XC का स्क्वायर का अंडर रूट। तो तीनों सूत्र हमारे पास है कि नहीं है। और तीनों के अंदर ही cos फाई का जो मान होगा वो क्या होगा, यहाँ पे R अपॉन Z होता है तीनों का, चाहे RC का हो, चाहे RL का हो, चाहे RLC का हो, तो तीनों के अंदर जो पावर फैक्टर होगा ये होगा cos फाई बराबर R अपॉन Z होता है। दूसरी बात, यहां से हम RL सर्किट था, उस RL सर्किट हमेशा लैगिंग पे काम करता है। किसके ऊपर काम करता है, लैगिंग के ऊपर काम करता है। और जो हमारे पास RC है वो हमेशा किसके ऊपर काम करता है, लीडिंग के ऊपर। किसके ऊपर काम करता है, लीडिंग पे। और जो RLC है वो दोनों के ऊपर, यानी कि लीडिंग भी करती है और लैगिंग भी करती है। ठीक है, दोनों करती है ना। दूसरी बात, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, लैगिंग लीडिंग और लैडिंग लीडिंग दोनों काम कर रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास पश्चगामी हो गया और ये अग्रगामी हो गया, और ये लीडिंग यानी कि अग्रगामी पे भी काम करता है और पश्चगामी पर भी काम करता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत। ये फॉर्मूला, ये सूत्र आप लोगों को याद रखना है, तीनों के अलग अलग किस पे काम करता है, यहाँ से ये चीजें हो सकती है। ठीक है, और तीनों के अंदर चीजें भाई RC होता है, RL होता है, RLC होता है, तीनों किस किस के ऊपर निर्भर करता है वो चीजें आप लोगों को नोट करवा दी गई है। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को कोई अलग से देखने की जरूरत ही नहीं है, पहली बात तो ये है। ठीक है ना। यहाँ से अगर कोई बाहर कोई क्वेश्चन जाता है तो मेरे से अलावा, मतलब मैं नहीं कह सकता कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन जा सकता है। समझ रहे मेरी बात को, क्योंकि ये चीजें आप लोगों को इतनी फैक्ट यानी तरीके से बता दिया गया है कि कोई भी सवाल यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता अगर आप पढ़ोगे तो। अगर नहीं पढ़ोगे तो आपके लिए बाहर ही बाहर है। आप कहोगे पेपर आएगा तब कह दोगे सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। समझ रहे बात को, तो ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं, इस कमी आप लोगों की है जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। ठीक है ना, ये चीजें आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ लेना है। और आप लोग सबसे ज्यादा जो वीडियो आप लोग देख रहे हो, वीडियो को सबसे ज्यादा क्या करें, शेयर करें और सब्सक्राइबर, यानी कि जो भी बंदा नया जुड़ रहा है
तो चैनल को देख के स्किप ना करें, ताकि पहले उसको लास्ट तक देखिए कि क्या चीज आप लोगों को मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। उसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइबर के पास में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन के को प्रेस करिए, और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद में क्या करें, उसको आपको हर प्रकार की नोटिफिकेशन आपको मिले, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत।